हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कुछ क्लासों में जो हम बात कर रहे थे वो हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन की क्लास को लेकर पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर हमने काफ़ी क्लास करी है और इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस की जो हमने अभी तक 150 क्वेश्चंस करे हैं और आपको बताया कि किस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान में रखना होगा जब आप हमारे जो आपके अगर परीक्षा में पूछा गया जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो सवाल है उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी तर्क या जो कथन आपको दिया जाता है परीक्षा में, यानी जो स्टेटमेंट आपको दी जाती है परीक्षा में, उसको आपको सत्य मानना है और उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला गया है वो उस कथन को ध्यान में रखकर निकाला गया है। तो आपको ये चेक करना है कि जो निष्कर्ष आपने इस कथन को देखकर लिखा है, क्या वह पूर्णतः से सत्य है? अगर ये जो निष्कर्ष इस कथन में से निकल पा रहा है तो या कोई और निष्कर्ष हो सकता है, यानी जैसे कि अगर जो आपने निष्कर्ष निकाला क्या वो पूरी तरीके से कथाचित है कि अगर आप जो बात कर रहे हो, जिस तरीके की आपने जो बात निष्कर्ष निकाला है वह हमारे उस कथन के साथ जो है मैच करता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है जब आप बात करें कथन और निष्कर्ष को लेकर। वही मैं बात करूं, जो हमारे सवाल हैं उनको बनाने के लिए आपको थोड़ा तर्क जो है तर्क संगत होना चाहिए, यानी थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए और तार्किक तौर पर आपको सोचना चाहिए, यानी लॉजिकली आपको सोचना चाहिए कि जो कथन दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है, फ्रेम कर किस तरीके से किया गया है और जो कंक्लूजन है वो आपके सामने किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब मैं जो बात करता हूँ कथन की, तो वो क्या है और किस तरीके से आपको उसका उत्तर करना है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट हेल्थ सर्वे, अब तो हम क्वेश्चन नंबर 151 से देखते हैं, यानी 151 से कथन क्या है हमारा। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट हेल्थ सर्वे, पीपल हु एक्सरसाइज फॉर एट लीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे आर लेस प्रोन टू लाइफ स्टाइल डिजीज। हाल ही में एक स्वस्थ सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे व्यायाम करते हैं वह जीवन शैली रोगों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। अब क्या है इसका निष्कर्ष? जर्नल एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू लिव अ हेल्थी लाइफ। सामान्य व्यायाम स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ऑल दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सरसाइज इन देयर रूटीन सफर लाइफस्टाइल डिजीज। ऐसे लोग जिनकी दिनचर्या में कोई भी व्यायाम नहीं होता, यानी किसी भी तरीके के जो व्यायाम है उसमें वे नहीं जुड़े हैं, तो वे जीवन शैली के रोगों से पीड़ित होते हैं। तो ये आपको बताना है और मैं इसमें आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दूसरा, केवल तीसरा, यानी पहला और दूसरा या पहले और दूसरे में से कोई भी नहीं। तो ज़रा इसको ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट हेल्थ सर्वे, पीपल हु एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, हाल ही के एक स्वस्थ सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली के रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी उनके अंदर जो है जीवन शैली के जो रोग होते हैं वो नहीं होते। तो इस कहने का मतलब सामान्य व्यायाम स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, ये जो हमारा पहला कथन है ये तो सत्य है। दूसरा कथन, जो दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या है। ऑल दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सरसाइज इन देयर रूटीन सफर लाइफस्टाइल डिजीज। तो रोगों के प्रति कम संवेदनशील होता है, यानी उनको होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि जो अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो उनको जो है जो जीवन शैली के रोगों से पीड़ित होते हैं, ऐसा कहीं इसमें बोला नहीं गया है। तो केवल एक पहला ही जो है निष्कर्ष, पहला ही अनुसरण करता है जो आपका कथन दिया हुआ है उसके। आगे देखते हैं। In some tier 2 cities in India, transportation is one of the major problems. भारत के कुछ टायर 2 शहरों में परिवहन एक मुख्य समस्या है। देखो, सिटीज को ना 3 टायर पे बांटा जाता है, टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी। तो अभी आपका होमवर्क है, आप पता लगाइए टायर 1 सिटी किन्हें कहते हैं, टायर 2 सिटी किन्हें कहते हैं। राइट, आगे देखते हैं। ऑल टायर 2 सिटीज आर नॉट वेल कनेक्टेड। सभी टायर 2 शहर अच्छी तरह से जुड़े नहीं हैं। दूसरा, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इज द ओनली प्रॉब्लम इन इंडियन मेट्रोज। परिवहन सुविधाओं से कमी भारतीय महानगरों में एकमात्र समस्या है। परिवहन सुविधाओं की कमी, यानी जो इस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जो परिवहन सुविधाएं की जो कमी है वो सिर्फ एकमात्र समस्या है क्या महानगरों से? क्या आप इसको कथन को देखकर आप ये समझ पा रहे हैं? और ये आपके जो है आंसर है। तो देखिए,
इन सम टायर इन देखिए सम टायर सिटी बोला यानी कुछ टायर टू। अब देखिए बहुत सारे, मान लीजिए 500 ऐसे शहर हैं, 500 में से 100 शहरों में ऐसा जो है देखने को मिल सकता है कि परिवहन एक प्रमुख समस्या है। क्या सभी टायर टू सिटीज़ के बारे में बात करी गई है? नहीं, कुछों के बारे में बात करी गई है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की कमी भारत के महानगरों की एकमात्र समस्या है? ऐसा तो नहीं है, और भी समस्याएं हैं। तो ऐसा हम इस कथन को देखकर भी नहीं कह सकते, यानी दोनों कथन जो है वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, दोनों तार्किक नहीं है। तो डी जो है इसका आंसर होगा, दोनों में से कोई नहीं, यानी दोनों जो आपके कथन दिए हैं वो तार्किक तौर पर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट, रंजीत वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय हिज सुपरवाइजर इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स। रंजीत को उनके सहयोगी के सामने उनके पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। कंक्लूजन क्या है? सुपरवाइजर डज नॉट लाइक रंजीत। पर्यवेक्षक को रंजीत पसंद नहीं है। रंजीत पॉपुलर अमंग हिज कलीग। तो रंजीत अपने सहयोगियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। तो ये आपको बताना है इनमें से क्या होगा। दोनों में से आपको दोनों का निष्कर्ष बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, रंजीत वॉज ह्यूमिलेटेड बाय सुपरवाइजर इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स। तो इससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो पर्यवेक्षक है, जो सुपरवाइजर है, वो रंजीत को पसंद नहीं करता। हो सकता है कि रंजीत ने कोई काम में गलती कर दी हो, किसी तरीके की त्रुटि कर दी हो, जिसकी वजह से जो सुपरवाइज़र है उसको रंजीत को डांटना पड़ा। तो ऐसा होता है कि कभी कभार आपके जो टीचर्स हैं या आपके कोई जो मेंटोर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो आपको कभी क्लास में डांट देते हैं, कुछ कह देते हैं, सुना देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके प्रति जो है द्वेष भाव रखते हो या आपको पसंद नहीं रख करते हो। तो शायद आपकी किसी गलती को लेकर वो कह सकते हैं। तो इस कथन से हम ये पता तो नहीं लगा सकते कि रंजीत जो है, सुपरवाइज़र जो है, रंजीत को पसंद नहीं करता। लेकिन इस कथन से हम ये भी नहीं कह सकते कि रंजीत जो है पॉपुलर है अपने कलीग के बीच में, यानी अपने सहयोगियों के बीच में लोकप्रिय है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऐसा क्यों नहीं कह सकते, ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब आप लोकप्रिय हो तभी आपको जो है ह्यूमिलिएटेड या अपमानित किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसमें से यानी ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों खारिज हैं, ऐसा हमें कहीं नहीं बताया गया है। तो डी जो है इसका सही आंसर होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट जो है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा इसका अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। टेक हाई रिस्क एंड गेट रीजनेबल रिटर्न्स। उच्च जोखिम लें और साझा समझदारी से लाभ प्राप्त करें। तो यानी कि इसका मतलब है टेक हाई रिस्क एंड गेट रीजनेबली रिटर्न्स। तो हाई रिस्क लेकर क्या ले सकते हैं आप? उच्च जोखिम लें और समझदारी से लाभ प्राप्त करें। तो कंक्लूजन क्या है? नो रिस्क नो गेन। कोई जोखिम नहीं तो कोई लाभ नहीं। एवरीवन शुड टेक अ रिस्क इन लाइफ। हर किसी को अपने जीवन में जोखिम लेना चाहिए। क्या इससे यही पता चल रहा है? तो अब ज़रा देखिए ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन ये दिए गए हैं, राइट। अब ज़रा यहाँ पर आ जाइए, देखिए टेक हाई रिस्क एंड गेट रीजनेबल रिटर्न्स। तो उच्च जोखिम ले और समझदारी लाभ प्राप्त करें। तो ये होता है कभी कभार कि आपको जोखिम लेने पड़ते हैं लाभ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जोखिम नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं होगा। आप सतर्कता पूर्वक भी काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है। तो नो रिस्क नो गेन ये नहीं है। हर किसी को जीवन में रिस्क लेना चाहिए, ऐसी भी कोई बात यहाँ से कथन से निकल के नहीं आ रही है। तो यानी दोनों में से ये कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं। स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर कोचिंग क्लासेस इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल कोचिंग क्लासेस में या जो कोचिंग कक्षाएं, जो कोचिंग क्लासेस हैं की इच्छा रखने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। कोचिंग क्लासेस आर द ओनली वे टू गेट गुड मार्क्स। कोचिंग क्लासेस ही केवल अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। क्या ऐसा कहा गया है कि कोचिंग मार्क्स जो है, कोचिंग से ही आपके जो है अच्छे अंक आ सकते हैं? पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू गेट गुड मार्क्स। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे के अच्छे अंक प्राप्त हों। तो ये आपके पास दोनों दिए हुए कंक्लूजन है, आपको इसमें से बताना है कि क्या होगा। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट एस्पायरिंग फॉर कोचिंग क्लासेस इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल कोचिंग क्लासेस की इच्छा रखने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग क्लासेस से ही अच्छे अंक जो है, या कोचिंग क्लास ही एक मात्र तरीका है जिससे अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं निकल रहा है। और कहीं हमसे ये भी नहीं बताया गया कि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो इसलिए उन्हें कोचिंग क्लासेस में बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा हमें कहीं बताया नहीं गया है इन जनरल की ये दो जो बातें हैं इनको सिद्ध कर पाएँ। तो यानी इनमें से कोई भी नहीं, यानी
ये जो आपके दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई भी नहीं, यानी सी डी जो है ये इसका सबसे सही उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं। 156 इलिटरेसी इज ओनली रीजन ऑफ पॉवर्टी। साक्षरता ही गरीबी का एकमात्र कारण है। देखिए साक्षरता जो है यानी असाक्षरता, यानी देखिए जो आप बात करते हैं ना एजुकेशन की, जो इलिटरेसी है, पुअर्टी नीड्स अबॉलिशन, यानी गरीबी को उन्मूल की आवश्यक है। या लिटरेट पीपल आर नॉट पुअर, जो साक्षर लोग हैं वो जो हैं गरीब नहीं है। असाक्षरता होगा इसमें इलिटरेसी, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप मुझे बताइए इनमें से क्या कंक्लूजन जो है आपका निकलेगा। यानी अब देखिए ध्यान से, ऐसा तो कहीं नहीं है कि जो पुअर्टी है उसका एबॉलिशन या उन्मूलन करने की आवश्यक है। लिटरेट पीपल आर नॉट पुअर, जो लिटरेट पीपल है वो जो है गरीब नहीं होते, क्योंकि वो पढ़ लिख के कुछ तो अपना कार्यकार कर लेते हैं। यानी जो मेन अगर बात करें गरीबी का, जो एकमात्र बोला गया है यहाँ पर, एकमात्र जो कारण है वो है लिटरेसी ना होना, साक्षरता ना होना। तो असाक्षरता की वजह से लोग गरीब है, तो साक्षर लोग गरीब नहीं होते, हम ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं इस कथन के अनुसार। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो जो एक्सप्लेन हमने किया है वही इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स 15 वर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द स्कूल क्विज कंपटीशन। तो 60 में से 15 जो बच्चे हैं, 60 छात्रों में से 15 को स्कूल क्विज प्रतियोगिता प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। ओनली 15 स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर इंटेलिजेंट, केवल 15 ही जो छात्र है वो बुद्धिमान है। क्या हम ऐसा यहाँ से पता लगा सकते हैं? दूसरा, द पार्टिसिपेटिंग स्कूल वर गिवन अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर स्कूल। भाग लेने वाले स्कूलों के प्रति स्कूल छात्रों की अधिकतम संख्या सीमा दी गई है। ये आपके जो है ऑप्शंस हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। देखिए ज़रा ध्यान से, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स 15 वर सेलेक्टेड, तो 15 को ही सेलेक्ट किया गया। ऐसा हमें कहीं नहीं था कि 15 से ज़्यादा या 15 से कम जो है क्विज़ कंपटीशन के लिए लिए जाएंगे। तो मैक्सिमम लिमिट की बात कोई करी ही नहीं गई है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ 15 ही जो है वो इंटेलिजेंट लोग हैं, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। मान लीजिए वो जो प्रतियोगिता है वो इतिहास की हो, तो वह छात्र क्या जो कॉमर्स में है, जो साइंस में पढ़ रहे हैं, वो भी तो इंटेलिजेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 15 ही जो छात्र है वो बुद्धिमान है। तो यानी दोनों, ना तो निष्कर्ष एक पहला या और करता है, और ना ही दूसरा जो है निष्कर्ष जो है इसका अनुसरण करेगा। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज आर वेल पेड, स्टेटमेंट दी गई है, कर्मचारी को अच्छी तरह से वेतन दिया जाता है। दूसरा, रंजन अन सेल्फ एम्प्लॉयड, तो रंजन स्वयं सेवी कमाई करता है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड है। रंजन इज एन एम्प्लॉय, तो अब बोला गया क्या रंजन जो है एम्प्लॉय है और रंजन स्वयं सेवी है, रंजन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये आपको इसके आधार पर बताना है कि क्या आंसर होगा। राइट, देखिए, एम्प्लॉयज आर वेल पेड, कर्मचारियों को अच्छी तरह से वेतन दिया जाता है। रंजन एक कर्मचारी है, तो कहीं से आपको पता चल रहा है कि रंजन इज एन एम्प्लॉय, हमें ये कहीं से पता ही नहीं चल रहा है। हमें बस इतना पता है कि कर्मचारियों को अच्छा पैसा दिया जाता है। रंजन अर्न सेल्फ एम्प्लॉयड, रंजन स्वयं सेवी कमाई करता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और रंजन इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो क्या रंजन हमारा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होगा? तो ऐसा जो बोला गया है तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसमें से दोनों भी नहीं होंगे। देखिए, क्योंकि रंजन कर्मचारी हो सकता है या नहीं हो सकता, और काम कर सकता है या नहीं कर सकता, इससे हमें पता नहीं है, तो दूसरे से हमें पता नहीं चलेगा। रिलीजियस टीच द क्वेलिंग प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग वन लाइफ, यानी धर्म जीवन जीने के लिए शांति और सिद्धांत सिखाता है। शांति का सिद्धांत सिखाता है, शांति का सिद्धांत सिखाता है। क्वेलिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर लीडिंग वन लाइफ। रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, धर्म एक जीवन का तरीका है। रिलीजियस इज अ टीचर, क्या धार्मिक शिक्षक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से बताना है। देखिए ज़रा ध्यान से, रिलीजन टीच, रिलीजियस जो रिलीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, शांति या धर्म जीवन जीने के लिए शांति का सिद्धांत सिखाते हैं। तो जो रिलीजन है इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एक तरीका है जीवन जीने का। तो धर्म क्या होता है, एक तरीका होता है जीवन जीने का। तो देखिएगा जितने भी धर्म होते हैं, हर एक व्यक्ति जो अलग अलग धर्म का है उसका एक तरीका होता है अपने जीवन जीने का, उसके पूजा करने का, आराधना करने का, नमाज करने का, है ना, प्रेयर करने का अपना एक तरीका होता है।
क्या रिलीजन टीचर है? तो यहाँ ऐसा नहीं है, रिलीजन एक टीचर नहीं है, बस रिलीजन ने बोला कि वह सिखाता है किस तरीके से जो है सद्भावना ये सब रखनी चाहिए, तो वह एक जीवन जीने के तरीके को सिखाता है। तो इसमें से क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसमें केवल एक, ओनली वन, ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टेटमेंट कथन, कंफ्यूजन कॉजेज मेंटल टेंशन। कंफ्यूजन से क्या होती है? मेंटल टेंशन होती है। भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। तो भ्रम से क्या होता है? आपको मानसिक तनाव होता है। मेंटल टेंशन कॉजेज एंजाइटी, और मेंटल टेंशन से क्या होता है? मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। तो एंजाइटी इज़ अ डिजीज़, क्या एंजाइटी जो है डिजीज़ है? और कन्फ्यूजन लीड टू एंजाइटी, या भ्रम चिंता की ओर ले जाता है? तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही होगा। देखिए ज़रा ध्यान से, कन्फ्यूजन को मैं सी बोल दूं, कन्फ्यूजन से क्या हुआ? मेंटल टेंशन, और मेंटल टेंशन से क्या हुआ? एंजाइटी। तो कहने का मतलब है कि कन्फ्यूजन धीरे धीरे आपको किधर की तरफ लेके जा रहा है? एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है। तो कन्फ्यूजन लीड्स टू एंजाइटी, तो भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही बात है। एंजाइटी इज़ अ डिजीज़, तो अभी हमें यहाँ देखो, माना कि एंजाइटी इज़ अ डिजीज़, या एंजाइटी किसी भी तरीके से जो है आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, पर लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा पढ़ के आपको बताया कि एंजाइटी एक जो है डिजीज़ है? तो क्या आपको यहाँ पर पता चल रहा है? तो नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे ओनली टू, यानी केवल हम दो को लेकर, यानी जो पहले कथन है उससे जो निष्कर्ष है वो दूसरा निष्कर्ष ही निकल रहा है, और वो उसका पालन करता है। तो केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है, क्योंकि दिए गए कथनों में मानसिक तनाव और चिंता का कारण को भ्रमित किया गया है, कारण को भ्रमित बताया गया है, लेकिन शब्द बीमारी शब्द का उपयोग कथन में नहीं है। तो सही बात है कि बीमारी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो इसको लेकर हम जो है कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट्स आर एलोकेटेड ओनली टू कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स एक्सपीरियंट इन सिमिलर वर्क। तो परियोजनाएं केवल उन सक्षम उम्मीदवारों को सौंपी जाती हैं जो समान कार्य की में अनुभवी होते हों। तो यानी प्रोजेक्ट्स आर एलोकेटेड ओनली टू गेट्स इन एक्सपीरियंस्ड पीपल, तो परियोजनाएं केवल अनुभवी लोगों के द्वारा गेट्स को सौंपी जाती है, यानी ओनली टू गेट्स इन एक्सपीरियंस, यानी प्रोजेक्ट्स जो है वो सिर्फ अनुभवी लोगों को दिए जाएंगे। या इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को ढूंढना कठिन है। तो और ये आपके ऑप्शंस हो गए। अब देखिए, प्रोजेक्ट्स आर अलोकेटेड ओनली टू, देखिए जरा ध्यान से, परियोजनाएं केवल ओनली टू कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस्ड इन सिमिलर वर्क, यानी जिस तरीके का प्रोजेक्ट है उसमें वो लोग क्या हो? सक्षम हो, कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो, और उन्होंने उस कार्य में अनुभव किया हो, है ना? तो परियोजनाएं केवल अनुभवी लोगों द्वारा गेट्स को सौंपी जाती है, यानी गेट्स इन एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल ठीक है, पहला ठीक है। तो डिफिकल्ट टू फाइंड, अब ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया कि सक्षम और अनुभवी लोग मिलना मुश्किल है, तो ऐसा हम कहीं से हमें नहीं लग रहा है, तो पहला ही जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लक इज फेवरेबल टू द रिच, धनी लोगों के लिए भाग्य अनुकूल होता है। कंक्लूजन क्या निकला? रिच पीपल आर लकी, तो जो रिच पीपल हैं वो लकी होते हैं, धनी लोग भाग्यशाली होते हैं। दूसरा, द पुअर कैन नेवर गेट लकी, तो गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते, ये आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से, लक इज फेवरेबल टू रिच, धनी लोगों के लिए भाग्य अनुकूल होता है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि धनी लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरा जो गरीब है वो कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, लक जो है वो भाग्यशाली, जो अमीर लोग हैं उनका साथ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुअर जो गरीब है वो कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? ओनली वन, केवल एक। आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स आर मेनली इंटेलिजेंट इन क्लास, तो कहने का मतलब है कक्षा में लड़कियां मुख्य रूप से बुद्धिमान होती हैं। सो देयर इज नो बॉयज इन क्लास, तो ऐसा कहीं से आपको पता चला नहीं। सम गर्ल्स इन क्लास आर नॉट इंटेलिजेंट, तो क्या कुछ लड़कियां क्लास में बुद्धिमान नहीं होती? मुख्यतः गर्ल्स जो होती हैं वो क्लास में बुद्धिमान होती हैं, लेकिन क्या आप कह सकते हो कि सम गर्ल्स ऑफ द क्लास, मुख्यतः तो कुछ लड़कियां बुद्धिमान होंगी, कुछ नहीं भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा हमारा
तो इसका मतलब है ओनली बी, केवल बी। आगे, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, कठिनाई क्या या मेहनत के लिए, नॉट कठिनाई, मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है, तो इसको लिखिएगा मेहनत, मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है। हार्डवर्क्स आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिजल्ट, तो जो मेहनत भरा काम जो हार्ड वर्कर्स यानी हार्ड वर्कर्स आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिजल्ट्स, तो जो परिश्रमी लोग होते हैं वो काम करने वाले हमेशा परिणामों की प्रति आशावादी होते हैं, यानी कठिन काम करने वाले लोग हमेशा परिणामों को, यानी जो मेहनत भरे लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, वो हमेशा परिणामों को लेकर जो है आशावादी होते हैं, यानी वो उनको पता रहता है कि उन्होंने मेहनत करी है तो उनका जो परिणाम होगा वो पॉजिटिव रहेगा। सो देर इज़ नो डायरेक्ट वे टू गेट रिजल्ट्स अदर देन हार्डवर्क, कठिनाई के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई सीधा तरीका नहीं है, या कठिनाई जो है हार्डवर्क जो मेहनत है, मेहनत सफलता का निश्चित तरीका है, यानी मेहनत से ही आप सफल हो सकते हैं। तो आपको ये बोला गया, आप इसमें से बताना है आपको कौन सा फॉलो करता है, राइट। तो देखिए, यानी देर इज़ नो डायरेक्ट वे टू गेट रिजल्ट्स अदर देन हार्डवर्क, तो इसमें बोला ही गया है कि देर इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर हार्डवर्क, तो हार्डवर्क का कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं है, तो मेहनत ही है, मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। लेकिन हार्डवर्क इज़ श्योर वे टू सक्सेस, क्या आप ऐसा है कि हार्डवर्क करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, ऐसी कोई हमें बात नहीं कही गई है। बस ये बोला गया है जो लोग कठिन काम करते हैं, जो लोग मेहनत भरा काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो आशावादी रहते हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। ओनली वन फॉलोज। आगे देखते हैं 165, could distributed a similar amount of lifetime to mainland but no wealth, अच्छा ने जो, राइट, तो mainland को समान मात्राओं में विस्तृत किया लेकिन धन नहीं, ये यहाँ पर गुड नहीं होगा, यहाँ पर होगा गॉड, और यहाँ पर क्या होगा, ईश्वर। ईश्वर ने mainland को, जो ज़मीन है, को समान मात्राओं में समय वितरित किया लेकिन कोई धन नहीं, तो गॉड डिस्ट्रीब्यूटेड सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम, जो समान मात्रा में समय को वितरित किया, है ना, टू mainland यानी मानव को, बट धन नहीं दिया। बट गॉड कंपनसेट बाय गिविंग इंस्टीट्यूट नॉलेज, परंतु ईश्वर संस्थान ज्ञान देकर पूर्ति प्रति आपूर्ति करता है, यानी गॉड ने क्या दिया, जो ज्ञान का जो नॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है ज्ञानों की, वो दी। God did not do justice to manland by not giving equal distribution of wealth, तो ईश्वर ने मनुष्य भूमि के प्रति न्याय नहीं किया क्योंकि उन्होंने संपत्ति का समान वितरण नहीं किया। मस्ट यूज इंस्टीट्यूट नॉलेज टू मैनेज मनी वाइजली, संस्थान ज्ञान का उपयोग करके पैसा बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए, तो ये ऐसा इन्होंने दिया गया। और ये आपका जो है ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शंस होगा, तो ज़रा ध्यान से देखिए, एक मिनट। तो इसमें होगा कि ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि ईश्वर ने जो है किसी भी तरीके का भेदभाव किया गया है। ये हो सकता है कि मस्ट यूज़ इंस्टीट्यूट, हाँ, तो बिल्कुल, ज्ञान प्राप्त कर जो आपके पास जो आपने धन कमाया है या जो धन है उसको जो है आप अच्छे से संबंधित या जो है सँभाल सकते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला स्टेटमेंट, आफ्टर स्टेपिंग ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रांग सेड, "वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, अ जायंट लीप फॉर अ मैनकाइंड।" चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक व्यक्ति के लिए एक छोटा कदम, मानवता के लिए एक विशाल उछाल। सही बात है कि एक व्यक्ति का ये छोटा सा कदम मानवता की बड़ी जो उछाल है उसको दिखाता है कि मानव जो है यहाँ तक आ गए। नील आर्मस्ट्रांग डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ कास्ट फॉर मैनकाइंड, नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानवता के लिए एक जाति के रूप में वर्णित किया। नील आर्मस्ट्रांग्स वर्ड्स आर एम्बेडेड द टाइटल ऑफ मैनकाइंड ओनली थ्रू वर्ड्स, राइट, वर्ड्स, तो नीलम स्ट्रॉन्ग के शब्दों ने केवल वर्ड्स के माध्यम से मानवता को जो है उपाधित सम्माहित किया, शब्दों के माध्यम से, है ना। तो अब आप इसमें से बताइए इसमें से कौन सा जो है सही आंसर होगा, तो इसमें होगा सेकंड, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं बोला कि नीलम स्ट्रॉन्ग ने खुद को मानवता का एक जाति के रूप में बताया गया, उसने बोला गया, उसने बस मानवता की जो अचीवमेंट्स है, जो मानवता है, उनको उस शब्दों में बताया है, राइट, तो ओनली क्या होगा इसमें, वन, सॉरी ओनली टू, है ना।
इसमें क्या होगा, ओनली 2, इसको काटेंगे ओनली 2, यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए यह स्पष्ट है कि नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों को गूंजना केवल मानवता की उपलब्धि और की भावना के साथ ही होता है ना? तो इसलिए दूसरा निष्कर्ष होगा। 167 बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस राजेश गॉट अ पुअर रेटिंग इन हिज ऑफिस। अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब रेटिंग मिली। राजेश डिड नॉट परफॉर्म वेल। क्या राजेश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? बिल्कुल सही बात है, नहीं किया, तभी तो उसको खराब रेटिंग मिली। राजेश की दी गई रेटिंग उपयुक्त नहीं थी। द रेटिंग वॉज गिवन वॉज राजेश वॉज नॉट अप टू द मार्क। क्या ऐसा कहीं था कि जो राजेश को रेटिंग दी गई है वो उपयुक्त नहीं है? तो आप इसमें से बताइए, क्या ऐसा कहीं था? राइट, जल्दी बताइए इसमें से क्या होगा। क्या इसमें जो राजेश को रेटिंग दी गई है, तो ध्यान से देखिए। राइट, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस राजेश गॉट अ पुअर रेटिंग इन हिज ऑफिस। तो अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब रेटिंग मिली। राइट, तो राजेश का परफॉर्म अच्छा नहीं था, तभी उसको जो है खराब रेटिंग मिली। राजेश को दी गई रेटिंग उपयुक्त नहीं थी। तो अब बताइए, क्या जो राजेश को रेटिंग मिली है वो उपयुक्त नहीं थी? मतलब खराब रेटिंग मिली है तो वो जो रेटिंग है उपयुक्त नहीं थी, तो ये हो जाएगा वॉज नॉट अप टू द मार्क। बिल्कुल, वो उपयुक्त नहीं थी, वो अप टू द मार्क नहीं थी, इसलिए उसको खराब रेटिंग मिली। तो दोनों जो है ये इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट 168 A prominent diplomat urged women not to wait for others to get their right, yet power their minds. Conclusion क्या निकला? Women have to put their own message because their empowerment can be entirely by state. Women should wait for laws of power. एक प्रमुख राजनीयिक ने महिलाओं के अनुरोध किया कि वह अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए दूसरों का इंतजार ना करें, बल्कि अपने मन को सशक्त बनाएं। अब इसके ऊपर महिलाओं को अपना संदेश देना होगा, क्योंकि उनकी शक्तिकरण पूरी तरह राज्य द्वारा नहीं हो सकता। महिलाओं को शक्ति के लिए कानून का इंतजार करना चाहिए। क्या इसमें ऐसा बोला गया? राइट, अब आपके पास ऑप्शन सही है। देखिए, अ प्रोमिनेंट डिप्लोमेट जो एक मुख्य राजनयिक है, अर्ज्ड वुमेन नॉट टू वेट फॉर अदर्स टू गेट देयर राइट येट एम्पावर देयर माइंड्स। तो महिलाओं से अनुरोध किया कि वे अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए दूसरों का इंतजार ना करें, बल्कि अपने मन को सशक्त बनाएं। Women have to put their own message because their empowerment cannot be entirely by state। यानी महिलाओं को अपना संदेश देना होगा, क्योंकि उनकी सशक्तिकरण की पूरी तरह से जो है राज्य द्वारा नहीं हो सकता। सही बात है, तभी उन्होंने बोला कि आप अपने आप को सशक्त बनाएं। वुमेन शुड वेट फॉर लॉज फॉर पावर। वुमेन जो है, महिलाओं को शक्ति के लिए कानूनों को इंतजार करना चाहिए। तो देखिए ऐसा है, वुमेन नॉट टू वेट यानी नहीं करना चाहिए ना कानूनों का इंतजार कर। वुमेन देखो, उसने बोला कि प्रमुख राज्यों ने अनुरोध किया कि वे अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए दूसरों का इंतजार ना करें, यानी वुमेन नॉट टू वेट फॉर अदर्स फॉर देयर राइट गेट एम्पावर देयर माइंड्स। तो वुमेन शुड वेट फॉर लॉज फॉर पावर। क्या महिलाओं को शक्ति के कानून का इंतजार करना चाहिए? तो आप मुझे यहाँ पर बताइए, क्या यहाँ पर महिलाओं को अपने शक्ति का कानून का इंतजार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला कि सिर्फ महिलाओं को खुद को पावर करना होगा, तो ओनली वन फॉलो, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 69, राइट, 69 को आपको बताना है। Economist said with uncertainty that they welcomed the budget. He wanted to know if the presumption is based on faith. एक इकोनॉमिस्ट है, एन इकोनॉमिस्ट सेड विद सर्टेनिटी, यानी उसने सर्टेनिटी के साथ अनसर्टेनिटी के साथ क्या बोला? दैट दे वेलकम द बजट। एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा कि उन्हें बजट का स्वागत किया। ही वॉन्टेड टू नो इफ द प्री एजम्पशन इज बेस्ड ऑन फेथ। वह जानना चाहता था कि अनुमान आस्था के पर आधारित है। गिविंग हिज व्यूज द इकोनॉमिस्ट हैड क्रॉस्ड हिज टू फिंगर्स, यानी अर्थशास्त्री ने अपनी दो उंगलियों को क्रॉस करके अपने विचार दिए। तो ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा हुआ? फिर ऑप्शन देख लीजिए आपके अभी, या फिर ही इज़ नॉट श्योर अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेट्स। देखिए, इकोनॉमिस्ट ने बोला कि जो बजट है वो अनिश्चितता के साथ उसने बजट का स्वागत करा। अनिश्चितता का मतलब है कि वो श्योर नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर, तो ही वॉज नॉट श्योर। और वो सब क्या था? वो प्री एजम्पशन पे बेस्ड था, जो उसकी आस्था पर टिका था। लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिया कि उसने अपनी अंगूठी जो उंगलियां हैं उनको दबाया, उनको क्रॉस किया। तो इस तरीके की कोई बात जो है आपको नहीं दी गई है। तो क्या होगा? केवल दो, ओनली बी, जो केवल दूसरा है, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज।
तो यहाँ पर दिया हुआ दिए गए बयान में अर्थशास्त्री ने संघीय बजट का स्वागत अनिश्चितता के साथ किया है और जानना चाहता है कि अनुमान विश्वसनीय डेटा पर आधारित है, लेकिन बयान में अर्थशास्त्री ने अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस नहीं किया। तो कहीं से भी नहीं पता चला कि उन्होंने जो है क्रॉस किया है। निष्कर्ष 1 अनुसरण नहीं करता, जबकि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अर्थशास्त्री का अनुमान सटीकता और आस्था नहीं थी, इसलिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसमें देख लीजिए केवल ओनली 1 फॉलो होगा, राइट भैया, ओनली 2 फॉलो होगा, पहला नहीं होगा कि कोई उंगलियों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर बैनिंग न्यू कंस्ट्रक्शन अनलेस देयर इज एन इफेक्टिव वे टू मैनेज द वेस्ट बाय द म्युनिसिपल बॉडी। न्यायालय ने एक आदेश जारी किया जिसने नई निर्माण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है जब तक कि नगर निगम द्वारा कचरे को प्रभावी तरीके से प्रबंधन नहीं होता। एक्सपर्ट्स वेलकम दिस ऑर्डर, विशेषज्ञों ने इसका स्वागत करा। कंस्ट्रक्शन इज द ओनली रीजन फॉर द सिटीज गार्बेज, निर्माण ही शहर के कचरे का एकमात्र कारण है। दूसरा, एक्सपर्ट्स बिलीव द म्युनिसिपल बॉडी इज नॉट करंटली डूइंग वेस्ट मैनेजमेंट, विशेषज्ञ मानते हैं नगर निगम वर्तमान का कचरा प्रतिबंधन नहीं कर रहा है, तो यानी मैनेज नहीं कर रहा है। तो अब आपको बताना है इनमें से आपको कौन सा जो है सही होगा। देखिए, कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर बैनिंग न्यू कंस्ट्रक्शन अनलेस देयर इज एन इफेक्टिव वे टू मैनेज द वेस्ट बाय द म्युनिसिपल बॉडी। अब कोर्ट ने ना जो कंस्ट्रक्शन है उसको बैन करा है, लेकिन उसने कहीं हमें ये नहीं बताया गया कि वह एकमात्र ही तरीका है शहर में कचरे का। एकमात्र, देखिए ऐसे वर्ड देखिए, सभी, एकमात्र, ओनली, ऑल, ये सब जो वर्ड होते हैं ना, यहाँ से आप सवाल बना सकते हैं। एक्सपर्ट वेलकम दिस ऑर्डर, तो जो विशेषज्ञ हैं इन्होंने इसको स्वागत किया, लेकिन कहीं ऐसा आपको बताया गया कि विशेषज्ञ मानते हैं कि जो कचरा जो प्रबंधन है वो जो नगर निगम है वो अच्छे से नहीं काम कर रहा है या प्रबंधन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, बस उन्होंने जो कोर्ट का जो डिसीजन है उसको मान्य किया है, यानी उन्होंने उसको माना है कि हाँ जो डिसीजन लिया गया वो ठीक लगा गया, यानी दोनों में से कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता है। आगे, शुड CBDT अबॉलिश इनकम टैक्स इन इंडिया। CBDT जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकम टैक्स और इन सबको देखती है। क्या CBDT को भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए? आर्ग्यूमेंट है हाँ, यह भारत में वेतनभोगियों पर अनावश्यक बोझ है, यानी जो भारत में जो अर्नर्स हैं उनके ऊपर एडिशनल बोझ बना हुआ है। आर्ग्यूमेंट है नो, इट इज़ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो ये एक सवाल के तौर पे है और आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, बताइए कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, राइट। तो ये आपके ऊपर है, प्योरली आपके ऊपर है कि आपको बताना है इसमें कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। देखिए, आपको पता है शुड CBDT अबॉलिश इनकम टैक्स इन इंडिया, अगर आपने क्वेश्चन करा कि भारत में आयकर है को समाप्त कर देना चाहिए, आय के ऊपर जो आप कर दे रहे हो उसको बोलते हैं आयकर, इनकम टैक्स। तो अगर ज़रा ध्यान से सोचो, तो अगर आप समाप्त कर देंगे तो जो सरकार है उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो जो है यस तो नहीं होना चाहिए, ये तार्किक नहीं होगा। आयकर कम कर दो, यानी इनकम टैक्स को आप कम कर दो, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर देंगे तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा। सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो जो सरकार योजनाएं बनाती है वह उन योजनाओं को नहीं चला सकती। जब योजनाएं नहीं चल सकती हैं, योजनाएं नहीं बन सकती हैं, तो जो सरकार पैसा कमा रही है वो कैसे कमाएगी? नहीं कमा पाएगी ना। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, लोगों के पास फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, हॉस्पिटल्स नहीं बनेंगे, फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड, ये सब नहीं बनेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट ज़्यादा जो है, जो तर्क 2 है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि सरकार अगर हमने बंद समाप्त कर दिया तो सरकार के पास राजस्व का स्रोत है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। यह भारत सरकार के लिए अच्छा राजस्व स्रोत है, राइट। तो ओनली 2 आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रांग, केवल तर्क 2 मौजूद है। आगे क्वेश्चन नंबर 172 स्टेटमेंट, पीपल कंप्लेन दैट बस टिकट्स आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने शिकायत करते हैं कि त्योहारों के समय बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? पीपल शुड बी एडवाइज नॉट टू ट्रैवल ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। तो लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वह त्योहारों में समय यात्रा ना करें। देखिए, ये लोगों की कंप्लेन है कि जो बस टिकट हैं वो अवेलेबल नहीं होते, इसका मतलब है कि बस की संख्या कम है, तो उसकी वजह से लोग थोड़ी ना चलना करेंगे। तो त्योहारों में तो लोग जाना ही पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से तो ये गलत हो जाएगा। द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इज मोर बसेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो जो सरकार है क्या उनको दूसरी बस लाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं,
तो ये तो आप सीधे-सीधे भी बता सकते हो, बिल्कुल लाना चाहिए। सरकारों को जो बस है वो बढ़ानी चाहिए जिससे टिकट उनको मिले और जो है वो यात्रा अपनी कर पाएँ। तो इस तरीके का जो सवाल है उसको बना लेंगे आप। तो ये कोई आसान सा सवाल था। लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे त्योहार का समय यात्रा ना करें, ऐसा नहीं है। लोग जो है त्योहार के समय ही यात्रा करते हैं, अपने घर परिवार से मिलते हैं जो लोग बाहर नौकरी करते हैं। वहीं बात करें सरकार को जो है बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड ब्रिंग इन मोर बसेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन्स, ताकि लोगों के पास टिकट उपलब्ध हो। तो क्या होगा? ओनली टू, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, राइट। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? पॉलिटिशियंस मैरी ओनली ब्यूटीफुल गर्ल्स, एक्स इज ब्यूटीफुल। तो बोला गया राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से विवाह करते हैं और एक्स सुंदर है। तो एक्स विल मैरी अ पॉलिटिशियन और एक्स एक राजनेता से विवाह करेगी, ऐसा तो नहीं है। देखिए, पॉलिटिशियन बोला कि जो राजनेता है वो केवल सुंदर लड़कियों से विवाह करते हैं और एक्स जो है वो सुंदर लड़की है। तो एक्स क्या करेगी? एक्स सिर्फ पॉलिटिशियन, यानी अगर हम बात करें एक्स विल मैरी अ पॉलिटिशियन, तो क्या यहाँ पर बोला गया कि एक्स सिर्फ एक पॉलिटिशियन से शादी करेगी? दूसरा देखिए, एक्स वॉन्ट मैरी अ पॉलिटिशियन और एक्स एक राजनेता से विवाह नहीं करेगी। तो ये जो है एक सवाल के तौर पर आपसे पूछा गया और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। देखिए, एक्स विवाह करेगी। अब ये एक पॉलिटिशियन से विवाह कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती, क्योंकि इसमें देखो क्या बोला है, आइदर वन फॉलो और आइदर टू फॉलोज, या दोनों फॉलोज, या एक फॉलो या दो फॉलो। जब ये बात आती है ना करने ना करने की, होने ना होने की, तो दोनों में से एक चुनना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, पॉलिटिशियन मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो जो पॉलिटिशियन है वो सुंदर लड़कियों से जो है विवाह करते हैं, लेकिन जो एक्स जो है वो सुंदर लड़की है। तो हो भी सकता है कि जो एक्स है वो पॉलिटिशियन से विवाह करे, हो भी सकता है वो ना करे। तो यहाँ पर आइदर और नाइदर वाला बोला गया था। अगर बोला जाता है इनमें से कौन सा कंक्लूजन निष्कर्ष निकलता, तो निष्कर्ष में से कोई भी नहीं निकल रहा, लेकिन कौन सा हो सकता है? तो दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, वो विवाह कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो आइदर वन फॉलो या दूसरा फॉलो, आइदर वन और आइदर टू, राइट। तो बयान से स्पष्ट है कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से विवाह करते हैं, कथन से स्पष्ट ये होता है। और एक्स एक सुंदर लड़की है, लेकिन एक्स पर निर्भर करता है कि वह राजनेता से विवाह कर सकती है या नहीं कर सकती है ना, ये एक्स पे निर्भर करता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट पॉलिटिशियन ओनली मैरी ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड एक्स इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बट डिपेंड्स ऑन एक्स दैट शी मे और मे नॉट मैरी अ पॉलिटिशियन। ऑप्शन सी इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 174 स्टेटमेंट, people think that paying tax to the government is a burden and waste, hence they avoid paying tax or don't pay tax promptly। विवरण या कथन क्या है? लोग सोचते हैं कि सरकार को कर देना एक बोझ है और बर्बादी है, इसलिए वे कर भुगतान से बचते हैं या समय पर कर नहीं देते। निष्कर्ष क्या है? गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल दैट पेइंग टैक्स हेल्प टू बिल्ड नेशन। सरकार को लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि भुगतान करना राष्ट्र निर्माण में मदद करता है। दूसरा, टैक्स शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट मोर मनी इज कलेक्टेड। कर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक धन इकट्ठा हो। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। ये आपके ऑप्शन है। देखिए, अब ध्यान से ज़रा देखिए, ये एक टैक्स को लेकर मैं बात बताता हूँ। पीपल थिंक दैट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट इज़ अ बर्डन और एंड वेस्ट। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि टैक्स देना जो है बर्डन है और या वेस्ट है? क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद जो उनके धन, जो उनका जो टैक्स है, जो उनका कर है, जो उनके धन जो जा रहा है, सरकार को दिया जा रहा है, उसे सरकार सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही है, या फिर उन्हें नहीं पता चलता है कि उनका जो धन है उसको किस तरीके से उपयोग में लिया जा रहा है। इसी कारणवश उन्हें लगता है कि ये जो धन है जो सरकार जो ले रही है हमसे, उसका कोई ठीक तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए लोग वो बचते हैं कर को देने से, वे कर को भुगतान से बचते हैं और या फिर समय पर नहीं देते। तो अगर आपने इस तरीके का लोगों में की मानसिकता है, उस मानसिकता के साथ साथ अगर आपने जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया है ना, जिससे और धन इकट्ठा किया जा सके, तो लोग शायद और भी नए तरीके निकालें टैक्स ना देने के, कर ना देने के, और शायद और भी जो है देरी करें कर्ज को चुकाने में। तो ये तो गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं करेंगे, इससे तो जो रिजल्ट है वो और भी खराब हो जाएगा। लेकिन सरकारों को लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, बिल्कुल जागरूकता पैदा करनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से जो उनका पैसा है देश के काम में आ रहा है और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और देश के कार्य में वृद्धि हो रही है। तो गवर्नमेंट शुड क्रिएट
अवेयरनेस अमंग द पीपल दैट पेइंग टैक्सेस हेल्प्स टू बिल्ड अ नेशन। तो ये सही बात है, गवर्नमेंट में लोगों को जागरूकता देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल दैट पेइंग टैक्स हेल्प्स टू बिल्ड नेशन। तो बिल्कुल सही बात है, यानी गवर्नमेंट को जो है जागरूकता फैलानी चाहिए, राइट। तो केवल एक बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 175। द पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटीज इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली which leads to shortage of living spaces and a drop in living conditions of the people। कथन क्या, मेट्रो शहरों में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने की जगह की कमी और लोगों के जीवन स्थित जो लोगों के जीवन की स्थितियां हैं उसमें गिरावट आ रही है। गवर्नमेंट शुड रीप्लान सिटी डेवलपमेंट। सरकार को शहर विकास की योजना फिर से योजना बनानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड डिमोलिश इलीगल बिल्डिंग्स एंड बिल्ड कॉटेजेस फॉर पीपल। सरकारों को अवैध इमारतों को तोड़ना चाहिए और लोगों के लिए घर बनाने चाहिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है फॉलो हो रहा है, दूसरा, दोनों में से कोई नहीं, पहला और दूसरा कौन सा। देखिए ज़रा ध्यान से, मेट्रो शहरों में जनसंख्या में क्या है, वृद्धि अत्यधिक जो है जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने की जगह की कमी, लोगों के जीवन को जो जीवन स्थितियों में गिरावट आ रही है। तो लोगों के जो कंडीशन है जीवन की वो कम होती जा रही है। तो इससे निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि सरकार को ना दोबारा जो है प्लान करना चाहिए, जो शहर का विकास है उसकी योजना फिर से बनानी चाहिए और उस जो शहर के जो बाहर वाला एरिया उसको जो है सदुपयोग तरीके से लेना चाहिए। लेकिन हमें ये, अगर गवर्नमेंट शुड डिमोलिश इलीगल बिल्डिंग्स, तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि इलीगल बिल्डिंग या जो अवैध इमारतें हैं उनको तोड़कर कुटियाएं बनानी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। बट हाँ, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सरकार को जो प्लान है सिटी को अच्छे से करना चाहिए जिससे लोगों के जो जीवन है उस पर प्रभाव पड़े और लोग अच्छा जीवन जो है जी सकें। तो केवल एक, तो ओनली वन कहाँ पर है, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, राइट। तो वेरी गुड, आप सभी को बधाई, आपने अच्छे से जो है 25 सवाल बनाए और उसके बाद आगे के और 25 सवाल हम अगली क्लास में बनाएंगे। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए किस तरीके की जो जानकारी है हमने आपसे की है। इसके बाद जो आगे की जानकारी है वो हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए, निरंतर अभ्यास करिए। रीजनिंग में मैं इतने सारे सवाल आपको इसीलिए करा रहा हूँ ताकि जब आपको निरंतर अभ्यास होता रहेगा तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं, किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसे सवाल आपके जो परीक्षा हैं उसमें बहुत लाभकारी रहेंगे। तो इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए, अपने अच्छे से सवालों को बनाइए। किसी भी तरीके की समस्या आती है हमें बताइए, हमसे पूछिए, हम आपकी हर समस्या को जो है समाधान करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से अगर कोई सवाल है तो उसको किस तरीके से हल किया गया। सो ऑलवेज शेयर एनी प्रॉब्लम विद अस तो वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन and we'll let you know how can we solve this, how you can solve this particular problem। आप कैसे उसको ठीक जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ क्लास। तो बाकी हम आपसे कल मुलाकात करते हैं और कल हम कुछ और सवाल करते हैं। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और अपने जो है अभ्यास और पढ़ाई को जारी रखिए। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।